कुर्मी समाज द्वारा किए गए रेल रोको आंदोलन के बाद अब प्रेस वार्ता आयोजित की गई। रांची में आयोजित इस प्रेस वार्ता में आदिवासी कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत की। नेताओं का कहना है कि हाल ही में हुआ रेल रोको आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जन समर्थन और समाज की एकजुटता ने आंदोलन को ऐतिहासिक बना दिया। कुर्मी समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि सरकार को अब उनकी मांगों को गंभीरता से लेना ही होगा। साथ ही आंदोलन के अगले चरण की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। समाज के नेताओं का कहना है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। झारखंड में 4 करोड़ आबादी है। झारखंड में 4 करोड़ आबादी, उसमें 27% आदिवासी झारखंड में। आप बोल रहे हो मैं तीनों स्टेट का 2 करोड़ बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लगभग 1 करोड़ के हूँ और बढ़िया से अगर जनगणना हो ना तो हम 30% पार करेंगे, दावा है। सरकार जातीय जनगणना करा ले, सरकार करा सकती है। बिहार के तर्ज पे है, जी हाँ, बिहार के तर्ज पे कर दे। किसकी गल क्षेत्रीय है सामने आ जाएगी। अरे आंख से दिखता हुआ सच को आप लोग झुटला रहे। आप चलिए हमारे साथ यहाँ से पूरब की ओर। में भी जनगणना होगा और वहाँ भी नौकरी एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलिए। कुर्मी जब होगा, कुर्मी का जमीन जब सीएनटी एक्ट के अंदर है तो शेड्यूल एरिया जैसे ही होगा तो इसकी जमीनी भी तो शेड्यूल एरिया के अंदर हो जाएंगी। आदिवासी नेताओं का कहना है कि आप लोगों का पूरा जो ध्यान है वो उन लोगों के जमीनों पर है। अच्छा, क्या सीएनटी एक्ट का जमीन नहीं, अभी संथाल का जमीन मुंडा खरीद रहा है, यानी सीएनटी एक्ट की सच्चाई नहीं मालूम है आपको। सीएनटी एक्ट में सीधा है कि मुंडा का जमीन मुंडा ही खरीद बिक्री करेगा। आप रांची में रहते हो, नहीं जानते हो सच्चाई को। केवल कैसे लोग कंफ्यूज रहे, कैसे बवाल खड़ा हो, वैसे सवाल आप लोग करते हैं। जब सच्चाई आप लोग जानते हैं कि सीएनटी एक्ट में है कि कुर्मी का जमीन कुर्मी ही ले सकता है, संथाल का जमीन संथाल ले सकता है, तो कुर्मी कहाँ से मंत्री बनाना चाहते हैं? संख्या रहेगी, जिसकी जनसंख्या रहेगी, जिसके विधायक जीत के जाएंगे। मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी भी बने, रघुवर दास भी बने, उनका यहाँ छत्तीसगढ़ का के रहता है। तो मुख्यमंत्री बनना एक पॉलिटिकल मामला है, वो रेशियल मामला नहीं है। हम लोग रेशियल मामले में ऑल का टाइम पूरा हो गया। इससे 50 मात्र 19 साल होता है। 12 को उठा के आप शेड्यूल कर देते हैं और 1 को छोड़ देते हैं। तो बताइए कुर्मी का मामला क्या है? क्या कुर्मी ट्राइब बनना चाहता है, या कुर्मी एक ट्राइब है जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से आज भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र किया है, हमें बीसी में डाल दिया। एक ट्राइब को कास्ट में बदलने की साजिश है। मैं तो सभी इंडिजिनस पीपल को कहता हूं कि भारत में अगर इंडिजिनस पीपल का सारा हक अगर लेना है तो बिना कुर्मी का लेने नहीं सकोगे। सभी ट्राइब्स बैठे और कुर्मी के मामला को समझे कि कुर्मी का मामला क्या है। भीड़ यहाँ है मात्र 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन कुर्मी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। कुर्मी जिस दिन घुसेगा झारखंड का भी भला है और भारत सरकार का भी भला है। आदिवासियों का जो जितना हक है, जितना अधिकार है, जो अभी के लोग नहीं ले पा रहे हैं, कुर्मी जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप समझिए झारखंड कितना सशक्त होगा। यहाँ मोर देन 50% ट्राइब होगा, यानी कोर में ट्राइब होगा। आधार भी इसका बनने का वही था। लाली कमीशन में इन्होंने हमें जोड़ा, सीधा फर्स्ट लाइन में लिखा है, पहला ही लाइन में लिखा है, लाली कमीशन क्या, पहला ही लाइन में लिखा है कि 24% एसटी वर्तमान के और 24% होम मिनिस्ट्री लिख रही है। लाली कमीशन में होम मिनिस्ट्री लिख रही है कि 24% जनजाति वर्तमान के और 24% से अधिक गैर सरकारी आदिवासी। तो इस गैर सरकारी आदिवासी जिसको सिनाट लाली कमीशन ने किया था उसको यहाँ जोड़ा। और झारखंड बनने का आधार क्या था? झारखंड बनने का आधार था यहाँ की भाषा और संस्कृति का संरक्षण और इंडिजिनस पीपल का संरक्षण। एक तो राज्य सरकार ना 5th शेड्यूल लगा पाती है ठीक से, ना 6th शेड्यूल लगा पाती है। ये लोग 75 साल से क्या कर रहे हैं? बाकी ट्राइब्स अभी तक सरकार से 5th शेड्यूल नहीं लगवा सके। अरे झुनझुना पकड़ाया है पैसा का, हम लोग होते तो बोलते पैसा क्यों लगाएगा, तुम सीधे लगाओ। आगे की रणनीति आप लोग आगे की रणनीति देखिए, देश संविधान से चलता है।
हमें अपनी आवाज पहुंचानी है, जिसमें हम लोगों ने सबसे बड़ा पहली बार इतिहास में शॉर्ट ट्रेन, देखिए अगर हमारी आबादी नहीं होती तो हम शॉर्ट ट्रेन का ऐलान नहीं कर पाते। और आपने अपने आंखों से देखा कि झारखंड में 40 जगह जो रुका लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। यह असंवैधानिक तब होता जब हम सरकार को पहले से बोल के नहीं रखते। गलती तो सरकार की है, वो मेमोरेंडम लेता है, एप्लीकेशन लेता है, लेकिन बुलाता नहीं है। तो उनके मन में क्या छल है, क्या कपट है, हम लोग यही जानना चाहते हैं। और ये सिर्फ कुर्मियों के साथ क्यों? सारे पैरामीटर जो आप बता रहे हैं, जी हाँ, ये समाज जो आदिवासी में आता है, फिर इतनी बड़ी कोई संस्था माने एक जनजाति अगर उनमें दम है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो बोले कि मैं फलाना कम्युनिटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे 33 हैं, तो बोले मैं फलाना कम्युनिटी से बोल रहा हूं। ये अलग अलग कम्युनिटी, यहाँ 33 कम्युनिटी है जी। अब कैसे सभी तो आदिवासी, मैं भी तो आदिवासी हूँ। अगर आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं, देखिए ये गलतफहमी तो नहीं है, इन लोग गलतफहमी कर रहा है, तो किसी के मुंह से, हमारे मुंह से बोलने से दे देगा? मैं तो बताया आपको, कानूनी है। आज भी हम इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। सैकड़ों जजमेंट में दिखाऊंगा। कौन कौन जजमेंट, इस तरह का कोई जजमेंट? बहुत सारा जजमेंट है। कुछ कॉपी रखते हैं आप? 1925 में यहीं पर बूटी का है, यहीं पर बूटी का है, हरखनाथ हौलदार का, जो पहला केस यहाँ जीते थे। क्या केस था वो? केस था कि उनका गांव, उनका कुछ बकाया रह गया था लगान, तो लगान बकाया रह गया था, तो वो नीलामी में जा रहा था, तो उन्होंने एक साव जी से पैसा लिया और उन्हें कहा कि मैं अगर 1 साल में ना पैसा लौटाऊं तो जमीन आपको रजिस्ट्री कर दूंगा। पैसा मिल गया, वो लगान दे दिए। वो 3 गांव 3 मौजा के वे जमींदार थे, तो वो एक मौजा बोले ठीक है भाई मैं बेच दूंगा। साल भर में वो पैसा नहीं दे पाते, ये डीड बना देते हैं, साहब जी को डीड मिल जाता। लेकिन जब उनके, हम लोग बखरी बोलते हैं, बखरी वाले माने एक खतियान में जितने लोग का बंटवारा होता है, तो उसके बखरी वाले यानी उसके दोस्ती वाले, बाकी लोग को जब पता चला कि ये तो जमीन बेच दिया, मैंने पूरा बूटी बस्ती भी किया था सर, उसको इन्होंने लड़ा। आदिवासी अपने आदिवासी प्रकृति पूजा गलत में नहीं जाइए, इसको पूरा सुनिए। आप लोग जितना खड़ा कर रहे हैं ना आलतू फालतू बात पर, मैं पहले ही बोला ये मामला एंथ्रोपोलॉजिकल है, आप उसको धर्म के तरफ क्यों ले जा रहे हैं? आदिवासी नेता ये रेशियल है, वो बोल रहा है तो बिना पढ़े बोल, फिर आदिवासी नेता बोलते हैं। क्या वो 33 का ग्रुप है? गजब आप लोग करते हैं। राम टहल चौधरी का सुनिए, अरे सुनिए, चौधरी जी का ही बात सुनिए, चौधरी जी का ही बात सुनिए। वो किस युग में पैदा हुए इसको देखिए, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, किस सभ्यता संस्कृति में हुआ। आप उनके मुंह से देखिए, वो खुद दोहरा बात बोलते हैं कि जब हम लोग मुर्गा पूजा करते हैं गांव का थान में, तो मुर्गा जाता है महतो के घर से, गौर कीजिएगा, महतो के घर से मुर्गा जाता है, वहां उसको पूजा करता है। यानी हम करम भी मनाएंगे, हम सोहराय भी मनाएंगे, हम दशहरा भी मनाएंगे और दशहरा भी मनाएंगे। तो वो तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं हूं कौन, और ऐसे ही ना समझो के कारण कुर्मी अटका हुआ है। अपना भी करेगा तो खिचड़ी है। क्या कर्म हिंदू पर्व है, क्या सोहराय हिंदू पर्व है, दूसू क्या हिंदू पर्व है? कर्म के बेसिक में जाइए, वो यहाँ के इंडिजिनस पीपल का पर्व है, सोहराय यहाँ के इंडिजिनस पीपल का पर्व है। और गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा ये कुर्मियों का ही सृजन किया हुआ पर्व है, क्योंकि ये 12 मासे 13 पर्व है, और ये 12 मासा 13 पर्व एक सिस्टम है जो धान चक्र के साथ बढ़ता है। अभी जैसे देखिए, अभी हम लोग दशई आएगा, इसको दशई बोलते हैं। दशई क्यों बोलते हैं? इस समय आप देखिएगा कि बाढ़ खेत में शीश जो है, धान का शीश झुक जाता है। क्यों झुक जाता है?
क्योंकि धान गदरा गया, उसका दूध जो है गदरा गया, तो गदरा गया तो वजन हो, तो वो झुकेगा और ऊपर से जब गिरिएगा तो देखिएगा 10 गो चिमरी में दूध भर गया और गदरा गया। तब हमारा पुरखा जान गया कि अब गदरा गया है, इसको काटना होगा, इसको जगाना है, इसलिए हम लोग गुड़ी का छिटका देते हैं। और एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए। षष्ठी दिन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बेल बोरन। ये संस्कृत शब्द नहीं है। और दुर्गा जी के षष्ठी के दिन को पूरे बंगाल में, क्योंकि ये तो बंगाल का पर्व है, उस दिन को बोला जाता है बेल बोरन। बेल बोरन किस भाषा का शब्द है? तो फिर अगर दशहरा था तो ये दशहरा कहां से आया? इंडिजिनस पीपल देख रहा है मेरा धान का स्थिति क्या है। वो इसीलिए क्योंकि अभी तो घर को वो सजा नहीं पाएगा, इसीलिए वो षष्ठी के दिन क्या करता है? लाल दाग गेरू का लगाता है, छोटा छोटा ठप्पा देता है। और अगर यह हमारी पूजा है या हम अगर करते हैं, चलिए आज के दिन कुर्मी के गांव, आज चलिए, मेरा चैलेंज है, और एक भी घर में अगर सफाई हो रही होगी और एक भी घर में अगर कलश स्थापना हो रहा होगा तो आप बोलिएगा कि कुर्मी इस पर्व को मनाता है। चलिए ना, हम रामकाल चौधरी के घर में जाते हैं और जाके देखेंगे कलश स्थापना किए हैं या नहीं, और अगर किए हैं तो वो अपने जात के साथ, अपने रेस के साथ दगा कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। चलिए आप सवाल ले लीजिए। दवा करना है, प्रूफ देना है, दोनों दो चीज है। वो लोग अगर दावा करते हैं तो प्रूफ देंगे, उनका क्या एविडेंस है वो देंगे। हम लोग का जो एविडेंस है हम लोग देंगे। हम लोग तो वही चीज मांग दिखा रहे हैं, हम लोग एविडेंस के आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं, ये हवा में नहीं। आज तो सब बोलते हैं कि आदिवासी लोग विरोध कर रहा है, आदिवासी लोग विरोध कर रहा है। अरे आदिवासी है कौन? आदिवासी भारत सरकार किसी को आदिवासी नहीं मानती है, संविधान में कहीं भी आदिवासी शब्द नहीं है, किसी भी सेंसस में आदिवासी शब्द लिखा हुआ नहीं है। जबकि वही लोग केस किया था दिल्ली हाईकोर्ट में जो है एक केस किया था, प्रेम मार्डी बोल के प्रेम मूर्ति है, केस किए थे। आदिवासी के ऊपर कोई गाली दे रहा था, तो कोई फिल्म बना था, उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि एसटी का मतलब आदिवासी नहीं है, ट्राइब का मतलब भी आदिवासी नहीं है, आदिवासी अलग चीज है। आदिवासी का मतलब होता है यहाँ का इंडिजिनस, जो सबसे पुराना है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग का आप लोग सेंसस रिपोर्ट भी कभी देखिए, कभी आप लोग उस तरह का हम लोग के साथ एविडेंस आप लोग लेते नहीं है, एविडेंस वो लोग से लेते नहीं है। हम लोग जब भी प्रेस मीडिया में उस संबंध में आते हैं तो एविडेंस के साथ आते हैं। इसी में हम ऐड करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कौन आदिवासी होगा कौन आदिवासी नहीं होगा, वो लोग क्या है, वो संवैधानिक संस्था में बैठे हैं, वो लोग मतलब इसकी वैधता बताने वाले हैं, वो लोग जज क्यों बढ़ रहे हैं? उसके लिए तो संवैधानिक प्रक्रिया है ना, संविधान में हर चीज की प्रक्रिया है, तो क्यों नहीं छोड़ देते? वो प्रक्रिया उस पर काम करेगा। वो लोग जज बन के बैठ रहे हैं, जैसे कि वही लोग को काम करना है, वही लोग, तो वो लोग सर्टिफिकेट देंगे। कौन अर्हता को पूरा करता है नहीं करता, इसके लिए है ना संवैधानिक प्रक्रिया। वहां हम लोग जा रहे हैं तो उससे मांग कर रहे हैं, अगर वहां हम होंगे तो पास होंगे, अगर हमारे एविडेंस नहीं आएंगे तो फिर हम पास नहीं होंगे। लेकिन ये लोग को बीच में आकर ये लोग को जजगिरी करने की क्या जरूरत है? आदिवासियों का ये कहना है कि आप लोग फॉरवर्ड है, आप लोग ज्यादा आदिवासी एज कम्पेयर टू आदिवासी कुड़ी समाज यहाँ जितने भी रहते हैं इस पठार में सभी आदिवासियों से बड़ा और पुराना आदिवासी है। इसका सारा पेपर्स कोर्ट में चल रहा है। आप संवैधानिक तौर से क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों रेल रोको? कैसे हर संवैधानिक प्लेटफॉर्म में पिछले 75 सालों से बिल्कुल कोर्ट में भी चल रहा है। फिर रेल रोकने का क्या? रेल रोक दिया, डहर रोक दिए। देखिए संवैधानिक तो नहीं है, किसी को भी आज तक किसी को भी कोर्ट के माध्यम से बनाया है करना चाहिए। इस पर बोल रहे संवैधानिक तो नहीं हुआ। कैसे संवैधानिक? रेल रोक देना संवैधानिक है? कौन पार्टी आज तक रेल नहीं रोका है? संवैधानिक भाषा का आंदोलन में संथाल लोग रेल रोका था, तो गलत है। संवैधानिक कैसे? हम लोगों ने 6 महीना पहले सरकार को लिख के दिया कि मेरा मामला सुन लो। कोर्ट जाइए, ये कोर्ट का मामला नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है। सबको कोर्ट जाके ही मिला है। जब मैं शुरू में बोला कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल मामला है
तो आप एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से ना हम ट्राइब होंगे, न सोशियोलॉजी के हिसाब से होंगे, या किसी का गलथेथरी में होंगे। अरे भाई सीधी बात है कि 1885 में शुरू हुआ फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जो 1891 में खत्म हुआ, और करने वाला आदमी था एच.एच. रिजले, जिसने छाटा छोटा नागपुर के पठार में 13 जनजातियों को। आप इतिहास में जाइए कि सरकार फालतू में कोई सर्वे नहीं कराती है, जब उसका गला फंसता है ना तब करती है। तो सरकार जो 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट लाई, मुद्दे पर जाइए, मुद्दे के बाहर सवाल मत लाइए। आपने एक पहला मैम सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए चीज को, पब्लिक के पास सही बात को जाने दीजिए। 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आता है, डेट देखते जाइए। उस समय ये इंडियन सक्सेशन एक्ट बनता है ओनली फॉर हिंदू, सिख, बौद्ध एंड जैन। ये 2 ब्राह्मणिकल बुक से बनता है। एक का नाम है मिताक्षरा और एक का नाम है दायभाग। यानी वहां पर 2 ही रास्ता है आपके फैसले का, या तो दायभाग स्कूल में आपका फैसला होगा, या तो मिताक्षरा स्कूल में फैसला होगा। लेकिन इस भारत में इन धर्मों से बाहर भी लोग थे, जिनका अपना कस्टम था, अपनी परंपराएं थी। उन लोगों ने जब कंप्लेन किया कि आपका कानून हमारे कस्टम से मेल नहीं खाता है, तब सरकार की मजबूरी हो गई कि भाई हमें पता करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए 1885 में एच.एच. रिजलो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो 6 साल यहाँ पर सर्वे करते हैं। 1885 ज्यादा दिन का बात नहीं है, अभी से 150 साल का बात है। बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए, पब्लिक के पास सही बात जाने दीजिए। उसको जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट सब पर लागू नहीं, खप नहीं रहा था। तो किस पर खप नहीं रहा, किसके साथ मेल नहीं खा रहा, तब ये 13 ट्राइब आइडेंटिफाई होते हैं। और यही 13 ट्राइब, यानी कानून लागू होने का 48 साल लगता है सरकार को, तब 1913 की चिट्ठी निकलती है। वहां पर 13 ट्राइब होते हैं, संदा, मुंडा, हो, उराव, पढ़ लीजिएगा। और वहां पे कुर्मी भी 11 नंबर में है। सीधी बात है, ये कौन सा कुर्मी है? ये छोटा नागपुर के पठार का कुर्मी है, वो बिहार का KURMI नहीं है। इस बात को दिमाग में ऑलवेज रखिए, नहीं तो का लिंग्विस्टिक सर्वे पढ़िए, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी छोटा नागपुर के कुर्मियों के बारे में सरकार सोचे, तो भले इसका KURMI है, लेकिन इसका आर का उच्चारण हार्ड है, तो जियोग्रेशन 1898 में ही बोल देते हैं, वो शिनाख्त करते हैं। और 1913 में जब ये चिट्ठी निकलती है तो 13 ट्राइब होते हैं। फिर यही चिट्ठी निकलती है 1931 में। उस समय ST का बात नहीं था, उस समय आदिवासी का बात नहीं था। उन ट्राइबों के शिनाख्त पहचान की बात थी कि कौन कौन से ट्राइब अपने कस्टमरी लॉ पर चलते हैं। और ट्राइब का जो मेन बात था वो था रेशियल, क्योंकि जो भी ट्राइब होता है वो सिंगल रेस का होता है, सिंगल नस्ल का होता है, उसकी अपनी भाषा होती है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसका रहने का अपना भूभाग होता है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया होता है। इन सारे चीजों में उन्होंने कोई 1-2 पैरामीटर में नहीं चेक किया, उन्होंने मोर देन 100 पैरामीटर्स में चेक किया। एच.एच. रिजले का किताब पढ़िए, एक ही किताब तो पढ़ना है, 10 को 20 को पन्ना पढ़ना है, लेकिन वो कोई पढ़ता नहीं और कुर्मी पर आक्षेप लगाता है। फिर जब 1925 में इंडियन सक्सेशन एक्ट का रिवीजन होता है, तब सरकार का फिर बाध्यता होता है चिट्ठी निकालने का। तब 1931 में फिर चिट्ठी निकलती है कि कौन कौन से लोग इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है।